जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि सीरीज चल रही है उत्तराखंड के जो करंट अफेयर्स है, रोज एक करंट अफेयर्स में आपके समक्ष ला रहा हूं। क्वेश्चन है कि सर एक ही क्यों ला रहे हैं? देखिए, जो मैं एक ला रहा हूं वो इसलिए ला रहा हूं क्योंकि उसका जो व्यू है वो 360 डिग्री व्यू है, यानी कि उससे जुड़ी हुई बातें भी आपके साथ डिस्कस की जाती हैं। और देखिए, एक सिद्धांत होता है कि कभी कभी लेस इज मोर, यानी कि आपके अभी एग्जाम में काफी समय है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो भी नहीं आया है। तो यानी कि डेली अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स मिलता रहेगा 360 डिग्री का, तो एग्जाम तक आपके पास काफी डेटा हो जाता है, राइट? तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो डे 4 है करंट अफेयर्स का। लेट्स सी हम कौन सी न्यूज आपके लिए लाए हैं, राइट? तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे उत्तराखंड के लिए खासकर उनको लगता है कि गोयला क्लासेस जो है उसका कैसा है, मतलब एक भरोसा आजकल नहीं किया जाता है। तो देखिए, गोयला क्लासेस ने हरियाणा में काफ़ी अच्छा काम किया है। एक मैम है, महक स्वामी मैम है, उन्होंने यहीं से कोचिंग ली थी, उन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी और उनका एसडीएम में सिलेक्शन हुआ। एसडीएम में होते हुए भी उन्होंने पढ़ाई को निरंतर जारी रखा और बाद में वो आईपीएस में सेलेक्ट हुई थी। यहीं से उन्होंने कोचिंग ली थी, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी थी और आज अंत में वो आईपीएस बनी। तो ये बात याद रखेंगे, ये भरोसा अब हम पे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की न्यूज। तो आज की न्यूज आप देख पा रहे होंगे कि 3 जनवरी 2023 को जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, उन्होंने नाबार्ड की एक जो योजना है उसको लागू किया है, उसकी घोषणा की है। देखिए, ऐसा होता है, नाबार्ड क्या करता है, हर राज्य में अपना एक सेमिनार बनाता है, क्योंकि नाबार्ड की एक ये प्राइमरी ड्यूटी होती है, प्राथमिकता होती है कि वो जो हर राज्य के जो गांव हैं उसका विकास करे, जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं उसका विकास करे। इसलिए नाबार्ड क्या करता है कि हर राज्य में एक सेमिनार आयोजित करता है और उस सेमिनार में वहां के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उस योजना को उस योजना की घोषणा करते हैं। तो यही उत्तराखंड के साथ भी हुआ है। देखिए, पहले हम सेमिनार देख लेते हैं। ये जो सेमिनार है आप देख पा रहे होंगे कि नाबार्ड स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो 2023-24 का सेमिनार है, इसमें जो पुष्कर सिंह धामी साहब हैं उन्होंने एक फोकस रिपोर्ट, जो नाबार्ड की फोकस रिपोर्ट होती है, उसको जारी किया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और इस रिपोर्ट के तहत जो ऋण है, जो लोन है, 30,301 करोड़ का उत्तराखंड को दिया जा रहा है। तो एग्जाम में याद रखेगा ये बात कि फोकस रिपोर्ट किससे संबंधित है और कितना अमाउंट है, ऐसा अमाउंट आपसे पूछ सकते हैं, राइट? और ये कहां कहां पर निवेश किया जाएगा? ये किया जाएगा एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एमएसएमई मतलब ये होता है जो हमारे छोटे छोटे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इसको निवेश किया जाता है राज्य की। ये बात याद रखेंगे, यानी कि जो लघु उद्योग होते हैं उन पे ये खर्च किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है आपको सेमिनार के बारे में, ये हर राज्य में होता है, ये भी याद रखेंगे। और याद रखेंगे जो इस वर्ष जो ये पैसा दिया जा रहा है 30,301 करोड़ का, ये पिछले वर्ष से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लगभग 6.22% ज्यादा है। यानी कि इस वर्ष तो जो दिया जा रहा है वो ज्यादा है, यानी कि ज्यादा विकास होगा। इससे हमें ये भी एक आइडिया मिलता है, राइट? अब जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं पुष्कर सिंह धामी साहब जो हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है बैंक को कि वो अच्छी तरह करें। देखिए, डायरेक्ट क्यों करते हैं? जैसे ऐसा होता है कभी कभी सरकार की तरफ से योजना आती है, फंड आता है, परंतु कभी कभी बैंक उसमें उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं। बैंक उसको देने में कभी कभी आनाकानी करने लगते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह करप्शन भी हो सकता है, राइट? तो हम उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखेंगे कि बैंकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप ये बात। अब यहां पर देखिए, पहले मैं यहां पर आ जाता हूं कि जो ये मैंने स्लाइड है आपकी, इसमें मैंने आर्टिकल 164 क्यों जोड़ा है, ठीक है? ये समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 164 मैंने क्यों जोड़ा भी बता रहा हूं आपको। 164 जो है, पेन चेंज कर लेते हैं। 164 का पहले क्लॉज 1 देख लेंगे। क्लॉज 1 कहता है कि जो राज्य का जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, वो नियुक्ति करता है किसकी? मुख्यमंत्री की। यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, उसे नियुक्त करेगा। और उसके बाद जितने भी मंत्री नियुक्त किए जाएंगे, जितने भी मिनिस्टर नियुक्त किए जाएंगे, वो
नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, गवर्नर करेगा, परंतु किसके कहने से करेगा? सीएम के। सीएम जो कहेगा उसको वो जो गवर्नर साहब हैं वो नियुक्त करेंगे। अब सर ये बात आप हमें क्यों बता रहे हैं? ये बात अभी सस्पेंस है, आगे देखते हैं। अब इसी का 164 का एक क्लॉज 4 है। क्लॉज 4 में यह बात लिखी गई है कि किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बना सकते हैं, यानी कि अगर जो कैबिनेट है, यानी कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं मंत्री पद के लिए, मिनिस्टर पोस्ट के लिए। बिल्कुल, चाहे उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा हो या ना लड़ा हो, या वो चुनाव में हार गया हो, या वो चुनाव में हार गया हो। तो ये बात किस में लिखी है? 164 के क्लॉज 4 में। परंतु इसमें एक शर्त है कि वह व्यक्ति 6 माह, मैक्सिमम 6 मंथ तक ही मंत्री बन सकता है। इन 6 महीनों के भीतर उसे कहीं ना कहीं जो विधानमंडल है उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी, सदस्यता लेनी पड़ेगी। अब देखिए आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब आप जानते हैं 104 जो संशोधन है जो हुआ था, आपको इसका वर्ष आप ढूंढिएगा, 104 जो संशोधन हुआ था उसमें 2 चीजें हुई हैं, 2 बातें हुई हैं कि मनोनीत जितने भी थे उनको हटा दिया गया है। जैसे लोकसभा में 2 मनोनीत थे और हर राज्य में 1-1 मनोनीत था, और जम्मू एंड कश्मीर में 2 मनोनीत थे। इन मनोनीत को हटा दिया गया है, राइट। तो 104 संशोधन द्वारा ये मनोनीत वाली प्रक्रिया हटा दी गई है। यानी कि पहले उत्तराखंड में जो सीटें थी वो 70 + 1 थी। 70 जो थे वो निर्वाचित थे, 1 जो थे वो मनोनीत थे। तो ज्यादातर क्या होता था कि ये इसका इस्तेमाल कर लिया जाता था, किसका इस्तेमाल, कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना दिया है और उसको सदस्यता दिला दी जाती थी मनोनीत के द्वारा, इसके द्वारा, मनोनीत के द्वारा। परंतु अब मनोनीत तो है नहीं, अब क्या करें? अभी भी ये प्रक्रिया है जी। देखिए इसके 2 विकल्प होते हैं, या तो चुनाव करा लीजिए आप दोबारा से, पर यह विकल्प थोड़ा महंगा हो जाता है। दूसरा विकल्प होता है कि कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी विधानसभा के चुनाव जीता हुआ है वह व्यक्ति अपनी सीट छोड़ देता है। तो यही निष्कर्ष निकाला गया है जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उन चुनाव में ये हार गए थे। जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें ये हार गए थे, परंतु इनको हार के बावजूद भी मुख्यमंत्री बना दिया गया। कौन सा विकल्प लेके? कि एक व्यक्ति जो थे, जो जीते हुए थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने उनका नाम बताना है। एक कमेंट सेक्शन में जाइएगा और उस व्यक्ति का नाम बताइएगा जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, जिस वजह से आज हमारे बीच जो धामी साहब हैं वो मुख्यमंत्री पद में बैठे हुए हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। अब यहीं से एक बात मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आर्टिकल 164 में ही एक क्लॉज जोड़ा गया था, याद रखेंगे 1A करके। ये कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी वो अधिकतम 15% होगी। ये बात याद रखेंगे, जो मंत्री परिषद होगी वो अधिकतम 15% होगी किसी भी राज्य की। जो विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, जैसे उत्तराखंड में अगर 70 सीटें हैं तो उसका अगर 15% निकालेंगे तो लगभग आएगा 11। तो 11 से ज्यादा नहीं हो सकते अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, और ये हर राज्य के लिए होता है। और ये जोड़ा गया था, ये जो सिद्धांत है 15% वाला, ये जोड़ा गया था 91st अमेंडमेंट से, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि हुआ है 2003 में। ये बात याद रखेंगे, 91st अमेंडमेंट 2003 जो 15% की बात करता है। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि कार्यपालिका कभी विधायिका से ज्यादा ना हो, क्योंकि विधायिका किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकतंत्र को। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम बिगिनर से हायर में चलेंगे। तो देख लेते हैं इस न्यूज में और क्या है। इस न्यूज में और क्या है, ज्यादातर जो तवज्जो दिया जाएगा, ज्यादातर जो जोर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 3 जनपदों को, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी। देखिए कितना आसान है याद करना, मैपिंग से याद रखेंगे। एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ये एक लाइन ये, तो यहां पर टिहरी आ गया, रुद्रप्रयाग आ गया और बागेश्वर आ गया। इन 3 जनपदों को अधिक से अधिक इसका फायदा दिया जाएगा, राइट, क्योंकि ये औरों के मुकाबले उतने सक्षम नहीं है। तो ये बात भी देखी जा रही है। अब यहां पर देखिए नाबार्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि नाबार्ड है क्या। तो नाबार्ड का जो प्राथमिकता है प्राइमरली ये देगा रूरल सेक्टर पे, यानी कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उस पे ये प्राथमिकता देता है।
ओके, जिससे कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो विकास कर पाएं। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में है, ये बात याद रखेंगे। और आगे देखेंगे ये क्या बात करता है, ये बात करता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो एक अधिनियम द्वारा गठित की गई है, यानी कि इसका वर्णन जो है इसके बारे में संविधान में नहीं बता रखा है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1982 में बनाई गई है, यानी कि इससे संबंधित जो अधिनियम है वो 1981 में लाया गया था। तो ये जो नाबार्ड है ये अपनी शक्ति कहां से लेता है, अपने अधिनियम यानी कि रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 से लेता है। नाबार्ड एक्ट 1981, माफ कीजिएगा, ये पूरा देख लीजिएगा एक बार, ये पूरा है। नाबार्ड एक्ट 1981 से ये अपनी पूरी शक्ति लेता है और ये कैसा है, कानूनी निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब देखिए यहां पर मैंने एक आर्टिकल, जब मैं यहां देख रहा हूं 48 जोड़ा हुआ है और नेक्स्ट स्लाइड में 43, ये क्यों जोड़ रखा है मैंने, राइट। देखिए नाबार्ड बनाया गया था, इसके पीछे उद्देश्य था क्योंकि ये बातें आपके जो पार्ट 4 होता है, जो भाग 4 है, जो डीपीएसपी होता है, यानी कि डीपीएसपी आप जानते हैं, डीपीएसपी का मतलब होता है जो भी नियम डीपीएसपी में लिखे गए हैं, संविधान के चौथे भाग में जो भी नियम लिखे हैं, राज्यों की ये जिम्मेदारी है या राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी कानून बनाता है भाग 4 में दिए गए सिद्धांतों को जोड़े कानून बनाने में। इसीलिए देखिए अगर मैं आर्टिकल 43 बोलूं, पेन चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल 43 बोलूं, वो बात किसकी करता है, वो करता है कॉटेज इंडस्ट्री की, यानी कि जो गांव में जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो कॉटेज इंडस्ट्री ये ज्यादातर गांव में होती है। तो और एक आर्टिकल मैंने आपको जोड़ा है 48 बात करता है एग्रीकल्चर, खेती एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि खेती से जुड़े जो भी जैसे पशुपालन होते हैं, इसकी बात करता है। तो देखिए ये जो सोच है ये हमारे जो राष्ट्रपिता हैं गांधी जी की सोच है, क्योंकि जो गांधी की आइडियोलॉजी है वो हमें डीपीएसपी में दिखती है। डीपीएसपी में एक समाजवाद की आइडियोलॉजी दिखती है, एक गांधी की आइडियोलॉजी दिखती है और एक उदारवाद की आइडियोलॉजी दिखती है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 43 आर्टिकल 43 मैंने आपको बता दिया है, 48 आपको बता दिया, और दोनों ही जो सिद्धांत हैं, दोनों ही जो नियम है संवैधानिक, इसको लागू करवाता है नाबार्ड की जिम्मेदारी है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं जो भी न्यूज आपको दूंगा उसके हर पहलू को आपको समझाऊंगा, राइट। आइए, तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो ये ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो रोज हमें देख रहे हैं। जैसे आपके जो कोर्स दिया गया हमारी तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, ये बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है। और जो टेस्ट सीरीज हमारी है, जो टेस्ट सीरीज आप देख पा रहे होंगे, जो प्रवर है उसकी है 999 रुपए की कीमत, और जो अवर है उसकी कीमत है 999। अगर आप इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा डिस्काउंट में, जो कि है 1499। और जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो भी आपको ये जो स्लाइड्स दिखती हैं, जिसमें ऑलरेडी हाईलाइटेड फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है क्योंकि स्मार्ट खेलना होता है आजकल, स्मार्ट वर्क की ज्यादा वैल्यू है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज के साथ आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो भी हमारी बुकलेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं आपको अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हैं। और ये देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम डेली अपडेट्स देते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर इसमें लॉग इन करिएगा। और मुझे उम्मीद है जो भी मैं डेली न्यूज़ आपको दे रहा हूं आप इसको अच्छी तरह इसके नोट्स बना रहे होंगे। और कोई भी प्रश्न होता है अगेन आइल से आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर उत्तराखंड का एक पोर्टल दिखेगा, वहां पर एक कमेंट का ऑप्शन है, जब आप अंदर जाएंगे तो उसमें अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं आप। तो यहीं से मैं अपनी ये क्लास अंत करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। जय हिंद।